धमाक के साथ झूम के हो गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है इस बहार जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? कैसे गुजरा आपका वीकेंड? हाँ भाई, हमारा तो अच्छा गुजरा, लेकिन आज मैं वीकेंड की बात क्यों कर रही हूँ? एक्चुअली तो वीकेंड कल ख़त्म हो गया था, पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरा बड़ी वीकेंड इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही लंबा गुजर गया। बड़ी वो कहते हैं ना कि बड़ी कहानी सुनाने वाली जो ये 2 दिन गुजरे ना वीकेंड के, बहुत बड़ी कहानी सुनाने वाले। मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, मैं एक दवाई लेकर आई हूँ अमेरिका से, वो हर्बल है। मुझे जवेरिया सऊद ने उसका मशवरा दिया था। मेलाटोनिन वो एक हार्मोन होता है जो आप खा लेते हैं अगर 5 mg, सो आपको थोड़ी सी डीप स्लीप आ जाती है। और वो उसका टेस्ट ऐसा है बिल्कुल जैसे गुमी बेयर्स होते हैं, वो जो बच्चों के नहीं जेली बेयर्स होते हैं वो जो मिलते हैं आपको, बिल्कुल उसका टेस्ट वैसा होता है। खैर वो सील्ड पैक मैं एक्स्ट्रा ले आई थी अमेरिका से। वो सील्ड पैक मेरे वार्डरोब में एक ऐसी जगह छुपा के रखे थे जहाँ मैं बच्चों के चिप्स बिस्किट जंक फूड छुपा के रखती हूँ ताकि वो खाने के से पहले जंक ना खाएं। खैर मैं कहीं गई हुई थी, यासिर घर में था, मेरे बालात साहब और उनके दोस्त यासिर से खेल रहे थे। खेलते खेलते के वार्डरोब में गए, वो मेरे जहाँ मैं सामान छुपा के रखती हूँ, कुर्सी पे चढ़े और उसके बाद उन्होंने जो 5 mg की एक, जो मैं ही अगर खा लूँ और सो ना पाऊँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, उन्होंने कोई 16 अपने हाथों में भरी और खा गए। दोनों ने आधी आधी, या वो मेरे बेटे ने 12 खाई शायद, और जो उसका दोस्त था अहमद उसने 4 खाई। और यासिर ने देखी वो खुली पड़ी हुई, तो यासिर ने मुझे फ़ोन किया कि यार ये क्या चीज़ है, ये जेली बेयर टाइप चीज़ है, खुली पड़ी है, इस पर मेलाटोनिन लिखा हुआ है। मैं घर भागी हूँ, घर आके मैंने देखा है और जैसे ना मेरे हाथ और पैरों से जान निकल गई। कुछ नहीं हुआ था, बच्चे आधा घंटा हो गया था उनको खाए हुए और उनको कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो है ना वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मैं इस डॉक्टर को फ़ोन करूँ, उस डॉक्टर को फ़ोन करूँ, सब ने मुझे कस स्टमक वो कराएं, साफ़ कराएं। फिर मैं खान इमरजेंसी में लेके मैं और यासिर भागे हैं और मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मैं इंटरनेट पे पढ़ी जा रही थी कि इसका एक डोज तो सही अगर बच्चा खा ले 5 mg, लेकिन 12, उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कितने खाए हैं। जब हम वहाँ पहुँचे मैंने डॉक्टर को सारी सूरत हाल बताई और पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने स्टमक वॉश होते हुए देखा। एक नाली है, जिस तरह कोरोना टेस्ट नहीं होता है वो आपकी नाक में जाता है और उस वक्त की आपको इतनी उलझन होती है, एक पाइप आपके अंदर जाता है थ्रू नोज़। पता नहीं किस तरह क्या प्रोसीजर है। मैं और यासिर जो है ना वो तो हम लोग वहाँ से चले गए थे क्योंकि हम नहीं देख पा रहे थे बलाज को चीखते रोते हुए। बलाज ऐसे दुहाइयाँ दे रहा था, कोई मुझे बचाए, हेल्प मी, मेरी माँ को बुलाओ, पता नहीं क्या क्या, कि हम ना इधर उधर हो गए। और यासिर का जो भाई डॉक्टर है वो उसके पास था और उसके बाद जो है स्टमक उसका वॉश हुआ है तो जाके हमें फिर अंडर ऑब्जर्वेशन पूरी रात रहा। सो मेरा वीकेंड बड़ा एक तकलीफ दे प्रोसेस वाला गुजरा। फिर एक दिन, दूसरे दिन जब उसकी हालत बेहतर हुई तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। तो ये थी मेरी वीकेंड की कहानी। बहरहाल मैं तो आपको कुछ और कहानी सुनाने के मूड में थी आज, लेकिन ये कहानी सुनानी भी बहुत ज़रूरी थी कि वो जो दवाइयाँ होती हैं बच्चों की पहुँच से दूर रखें। हालांकि हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं अब, लेकिन वो शरारतों में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं और फिर बहुत सारे बच्चे मट्टी का तेल उठा के पी लेते हैं, कभी कोई कहानी कभी कोई कहानी, ये चीज़ें रिपीट होती हैं। ये तो है बच्चों की शरारतें, लेकिन आप खुद जब अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि अगर बेटा है तो उसको ऐसे पालना है, बेटी है तो उसको ऐसे पालना है। ये डिफरेंसेस किसने क्रिएट किए कि बेटी को किचन में ज़्यादा जाना है, बेटी को सलीका सिखाना है, बेटी को घरदारी सिखानी है, उठना बैठना चलना बोलना हंसना, हर चीज़ के ऊपर टोका टाकी। मेरी अम्मी भी करती थी। आलम मेरी अम्मी इतनी मॉडर्न दिमाग की मालिक थी, ऐसे नहीं हंसो, ये नहीं होगा, फलाना ना करो। और मैंने और माँओं को भी देखा है, बेटों को क्यों नहीं टोकते। बेटों को ज़्यादातर ये सिखाया जाता है रफ टफ प्रोफेशनल तालीम। अगर आपके पास पैसे कम है कि दोनों बच्चों में किसके ऊपर खर्च करना है, चाहे बेटी पढ़ाई में अच्छी होगी लेकिन आपने बेटे के करियर पे ही खर्चा एक्चुअली करना होता है कि भाई इसने कमाना है, ये तो अपने दूसरे घर चली जाएगी। और ये सोच हमारे माशरे में है और माँ बाप एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि जो बेटा है वो आपका बाजू बनेगा। लेकिन कभी कभार ज़्यादातर अब ऐसा होने लगा है कि ये
वाइस वर्सा होने लगा है। बेटियां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वो आपका बाजू बन जाती हैं, और जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती या शादी होने के बावजूद भी वो हमेशा माँ बाप के दुख सुख में आगे आगे होती हैं। मैं आपको मैं कुछ पैकेजेस ऐसे दिखाना चाहूँगी कि पेरेंट्स ने कहा नहीं यार तुम कहाँ से ये गेम खेल पाओगी, ये तो लड़कों का गेम है, तुम कहाँ से ये कर पाओगी, तुम कहाँ से पहाड़ सर पर कर पाओगी, ये लड़कियों का काम नहीं है, लड़कियाँ नाजुक होती हैं। जब अपने माँ बाप ही आपको ये कहें, सोचिए कि आपका मोराल कितना डाउन हो जाता है। ऐसे ही पैकेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ जिन पे किसी ने बिलीव नहीं किया, ना कि उनके माँ बाप ने भी, मगर उन्होंने दुनिया को ये प्रूव करके दिखाया कि वो किसी से कम नहीं। जी, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सेलिब्रिटी से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने हर एरा में अपना नाम बनाया है, और इस मर्दों की दुनिया में एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने आप को मनवाना, ख़ास तौर पर। दूसरी एक और बहुत अहम बात, जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं जिनका बड़ा नाम होता है तो लोग उनको देखकर एडमायर करते हैं और कहते हैं यार क्या किस्मत है, क्या लक है, कैसे ये देखोगे कितने पैसे कमाते होंगे, कितना शोहरत है, कितनी अय्याशी भरी ज़िंदगी है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि कितने सारे धक्के सहकर, कितने सारे, वो कहते हैं ना कि सोना भी जो है वो पिसता है, वो भट्टी से गुजरता है। उसी तरह जो नामवर सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया, जो सस्टेन किए हैं, ऐसे ही हवा के झोंके के साथ आए और चले नहीं गए, उनमें जो अब आज सेलिब्रिटी जिनको मैं बुलाने वाली हूँ उनमें उनका नाम शामिल है और हमने उनको ग्रो करते हुए देखा है। लेकिन उस ग्रोथ के पीछे कितनी मेहनत शामिल है, कितनी कुर्बानियाँ, कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस शामिल हैं, ये आज मैं आपको सुनाऊंगी। सुकून से बैठ के हम दोनों गप लड़ाएंगे और आप उस गप का हिस्सा बनेंगे। उनके बारे में मैं अपनी ज़ुबान से कुछ कहना चाहती हूँ। आइए वेलकम करते हैं, बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद हमारे शो पे। अब सिर्फ मैं उनको सिंगर नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ उनको एज सैलून ओनर नहीं बुलाऊंगी, बल्कि एक कामयाब एक्ट्रेस के रूप में आज दावत दूंगी। वेलकम टू हदीका कियानी। अस्सलाम वालेकुम। माय गॉड, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। ठीक, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। यहाँ पे मुझे कहा है बैठने के लिए। तो आपको एंगल्स का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अक्सर मैं पूछती रहती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुनिए, एक्टिंग वाली चीज कहाँ छुपा के रखी? जहाँ मर्जी बिठा ले मुझे। मतलब कि मैं तो हैरान हो गई। एक्टिंग, हाँ, एक्टिंग वाली चीज कहाँ छुपी हुई थी? बस हम आपके मतलब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पिटारी खोली है, आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत की। मुझे लगता है हम सारे ही एक्टर्स हैं ना, अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। सिंगर्स तो बहुत बुरे एक्टर होते हैं। सो वो तो जब मैंने आपका पहला वाला ड्रामा देखा, जो नुमान एजाज के काशिफ निसार वाला जो रकीब से आप जिस तरह उस पर रोती थी ना, तो वो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। हाँ, वो आई थिंक वो बस वही वाली बात है कि अपने आप को उसमें से निगेट करके, माइनस करके उस कैरेक्टर के अंदर अगर आप आ जाएं, हाँ। तो उसके साथ फिर जस्टिस करना ज़रूरी है। तो वो मेरे लिए बस ये एक मिशन था कि मुझे मैं बल्कि भी बैक स्टेज पे आप लोगों के आर्टिस्ट से कुछ बात कर रही थी और मैं यही कह रही थी कि सिंगिंग जो है ना, उसने मुझे सिखाया है कि किस तरह एक गाने को दूसरे गाने से डिफरेंट रखना है, कैसे एक जॉनरा दूसरे जॉनरा से डिफरेंट होता है, कैसे, जैसे मैंने बहुत सारे मल्टीलिंगुअल सॉन्ग्स किए मैंने, जिसमें इंटरनेशनल सॉन्ग्स थे, फ्रेंच सॉन्ग, चाइनीज, पर्शियन, अरबिक। ये वाला जो स्टाइल था ये किसी और का नहीं था। सो वो पाकिस्तानी भी, जितनी भी हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो अगर मैं जानान गा रही हूँ तो अगर मैं उसको पंजाबी एक्सेंट में, उर्दू एक्सेंट में गाऊंगी तो वो हमारे जो जितने भी पख्तून लोग हैं या पठान है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे ये तो गलत गा दिया। तो मुझे म्यूज़िक से ये चीज़ मिली कि मुझे हर चीज़ को उसके लिहाज से करना है। तो अगर मैंने कोई कैरेक्टर प्ले करना है तो वो कैरेक्टर में हदीका नहीं दिखनी चाहिए। तो आपको हेल्प मिली उधर से? बहुत मिली, बहुत। हम हदीका की जो ज़िंदगी है उसकी जो शुरुआत है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी इंटरव्यू किया, हमने आपके सैलून और उस तरफ हम चले गए थे, हमने कभी भी वो छोटी सी हदीका जो थी, जो होता है ना बच्चों की बचपन एक अलग होता है, लेकिन अगर बहुत ही अर्ली एज में अब्बू नहीं रहते तो वो बचपन बड़ा चेंज हो जाता है।
बिल्कुल होता है। और अगर मैं वहाँ से शुरुआत करूँ इंटरव्यू की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि आप 3 साल की थी जब आपके अब्बू आपके सर पे नहीं रहे, वो इस दुनिया से चले गए। आपको शायद धुंधला सा भी याद नहीं होगा, धुंधला भी याद नहीं है। अब्बू की शक्ल नहीं, धुंधला याद नहीं है, लेकिन इतनी सारी जब बातें होती हैं तो आपको एक जाहिर है वो तस्वीरों में आती हैं। हाँ चीज़ें हाँ? आप विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं। हाँ। आर्टिस्ट तो कहते हैं ना, पैदा होते साथ ही एक आर्टिस्ट होता है, और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स सेट्स होते हैं। Exactly. तो जाहिर है सेंसिटिव और आर्टिस्टिक अप्रोच तो मेरी थी शुरू से ही। हाँ। तो मैं विजुलाइज तो करती थी उनकी बातें जब होती थी, और सारा मेरे दिमाग में जो है ना वो एक मैंने बनाया जो हुआ 3 था साल की picture, बच्ची है, हम वहाँ से शुरू करेंगे हदीका की जर्नी। छोटे से ब्रेक के बाद आज हदीका और मैं होंगे यहाँ पे। हाँ। और हमने बहुत सारी गप लगानी है। हदीका का मतलब क्या है, इस नाम का मतलब क्या है? इसका ये हमारे कुरान पाक में भी है, ये अरबिक का वर्ड है। हाँ। जन्नत की फुलवारी। ओह, छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद हदीका कियानी, और एक गाना भी आज हम लॉन्च करने वाले हैं। जी बिल्कुल, प्रोग्राम की बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सालों बाद, साल हो गए आपको मेरे पास आए हुए, बहुत सालों बाद आपकी मुलाकात प्रॉपर तरीके से हो रही है आज हदीका कियानी से, और हमने शुरुआत की इनकी 3 साल की उम्र से। इतनी पहले जाना पड़ेगा मुझे। 3 साल की उम्र से बच्चों का प्रोग्राम चलता था, रंग बिरंगी दुनिया। अच्छा। सुहेल राना करते थे। हाँ। तो अच्छा, वो तो मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ उस चीज़ में, लेकिन 3 साल में आपके अब्बू का इंतकाल हुआ। जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ तो मेरी अम्मी ऑलरेडी उस टाइम जॉब कर रही थी। अच्छा, जब आपकी अम्मी स्कूल में थी? स्कूल में एजुकेशनिस्ट जी हेड मिस्ट्रेस थी। हाँ। और गवर्नमेंट का स्कूल था। अच्छा। तो उस टाइम मेरे जब अब्बू हयात थे, उस टाइम अम्मी जॉब कर रही थी। अच्छा। और बच्चे भी उनके उसी टाइम के ऊपर पैदा हुए। हाँ। और हम जो थे वो छोटे छोटे थे। हाँ। तो जब अब्बू की डेथ हुई तो फैमिली के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज ज़ाहिर है यंग डेथ के ऊपर होते हैं, और वो फैमिली, अब इस टाइम बातें करूंगी वो वाली तो फिर बड़ी अजीब सी हो जाती है, लेकिन ये है कि लेकिन कभी जिंदगी में करनी चाहिए हाँ बात। की है मैंने। हाँ। की भी है, लेकिन अब नो हार्ड फीलिंग्स। मतलब मैं कहते हैं ना, ज़िंदगी में इंसान की कुछ तलखियाँ इस तरह हुई हुई हों तो आपको उनको गिरा बांध के अपनी लाइफ के साथ साथ उस बैगेज को लेके नहीं चलना चाहिए। कभी-कभार वो तलखियां आपको आगे पुश भी करती हैं। बिल्कुल कभी-कभार करती वो हैं। नेमत बन जाती है। हाँ। तलखियां अगर ना हो, बिल्कुल। शायद हदीका कियानी नहीं होती ना। सो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप गिरें और उठें, गिरें और उठें, वो वाली सिचुएशन होती है। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। मेरी लाइफ के अंदर उनके लिए ग्रीवियंसेस कोई भी नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है। शायद बचपन में थे, बचपन में मेरे दिल के अंदर था कि ऐसा क्यों नहीं, बट आई थिंक वी आर ऑल सोल्स एंड वी आर ऑन अ जर्नी। खानदान वाले चेंज हाँ। होते हैं, जब खास तौर पे हाँ। माँ बाप में से किसी कोई एक चला जाता है तो हाँ। खानदान वाले बदलते हैं। तो वो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज थे। एक जाहिर है पावर और स्ट्रेंथ और एक रिचनेस का एक अपना वो सिलसिला होता है। तो मेरे फादर की फैमिली वाज क्वाइट रिच। तो प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे इश्यूज थे। तो मेरे जो ताया हैं उनकी तरफ से हमें बहुत सारे इश्यूज थे। ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की मेरी वालदा के लिए। मैं अब इस टाइम इसलिए बात कर रही हूँ, आई नो मेरी फैमिली है, कज़न्स हैं, आगे फैमिली है, एंड आई लव देम। मुझे कोई उनके साथ वो नहीं है। फूफोस थी मेरी, अब वो एक ही ब्रदर हयात रह गए थे। 3 भाई थे। मेरे चचा की शहादत हो गई थी 65 की वॉर में। अच्छा। मेरे अब्बू की डेथ हो गई 75 में। हाँ। तो मेरी जो ताया थे जो सबसे बड़े, हाँ। वो अब हयात थे। king तो की जाहिर है family जो के, बहनें हैं, जो फुफोज हैं, वो ऑब्वियसली उनको लेट गो तो नहीं कर सकती थी, या उनको तो नहीं छोड़ सकती थी कि 2 भाई तो पहले ही डेथ हो गई। Exactly. तो उनको उनका साथ देना पड़ा। हाँ। सो वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिर कॉमन इंटरेस्ट थे। तो उसमें फिर मेरी वालदा जो है ना, वो स्कूल के प्रेमिसेस में हम लोगों ने अपना रेजिडेंस कर लिया। हाँ। शुक्र है कि घर वर भी आपका हट छिन गया। सब कुछ Oh my God. सब कुछ छिन गया। मेरे अब्बू की जो फॉक्स वैगन थी उस टाइम बिल्कुल एक ब्रांड न्यू खूबसूरत सी, तो वो भी आके हमारे कज़न वज़न ले गए थे कि ये अब किसने चलानी है, बच्चे तो इतने छोटे हैं। घर से डेकोरेशन पीसेस उठा अम्मी के, आपकी सीधी सीधी बहुत सीधी थी, एजुकेशन पे ज़्यादा उनका था। मतलब होता है ना कभी कभार थोड़ी स्ट्रांग होती है औरत तो फाइट कर लेती है। अम्मा मेरी बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट है, इंग्लिश मास्टर्स वाली खातून लेकिन उन्होंने थी। let go किया सब लेकिन कुछ। उन्होंने अपने बच्चों को
प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि उस टाइम बच्चे इनसिक्योर थे उनके कि छोटे थे, फैमिली पावरफुल थी और मेरी अम्मी की फैमिली सारी एजुकेशन में थी, तो वो उस तरह के लोग नहीं थे कि जो इतने उस फैमिली के साथ एक कहते हैं ना लड़ सकें या कुछ उस तरह। और ख़ासतौर मेरी मदर वाज वेरी यंग, तो वो शी वाज हार्डली 31 क्योंकि मेरे फादर वाज यंग आल्सो, तो वो मेरी मदर बिल्कुल यंग विडो थी उस टाइम, तो बच्चे छोटे छोटे थे, तो उनको प्रोटेक्शन देनी थी। तो उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं उन्होंने फिर ना साइन कर दिए, और साइन करके उनको सारी प्रॉपर्टी ये वो जो भी उनको चाहिए था कर दिया। मेरी फुप्पोज आई घर से डेकोरेशन पीसेस तक उठा के ले गई कि ए मेरे पापे दी निशानी है, तो ये तो जाहिर है पटवारी, तो वो सारी उठा के ले गए। बट हम लोग तो बिल्कुल कहते हैं ना ज़मीन पे आ गए, लेकिन ज़मीन पे इसलिए नहीं आए कि मेरी मदर की एजुकेशन काम आ गई। और मैं कहती हूँ कि जितना उन्होंने बैलेंस किया हमें लाइफ के अंदर, तो अब इन सारी इनसिक्योरिटीज़ को बैलेंस करने के लिए उन्होंने सोचा कि बच्चे छोटे हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा। और 2 बहन भाई थे? 3 हदीका और लाला को तो जानते भाई हैं। और साशा मेरी हाँ जी मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। और वो मेरे साथ शुरू में सॉन्ग्स भी करती थी, और फिर उसके बाद शी गॉट मैरिड, वेंट टू अमेरिका, तो अभी बस वो कुछ अरसे के लिए आई हुई है। तो बस मैं अब बैक स्टोरी के ऊपर जा रही हूँ। तो वहाँ से PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की चिल्ड्रन आर्ट वर्कशॉप के हम मेंबर्स बन गए। वहाँ से तीनों को बनाया। तो वहाँ से एक पाथ क्लियर हो गया। सो बेसिकली पेरेंट्स की तरफ से मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि बच्चे जब छोटे हों तो किसी किस्म की कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन हो या ना हो, बच्चों को एक पाथ देना, क्योंकि उस टाइम वो अनक्लियर से हो रहे होते हैं। बच्चों का बचपन नहीं छिनना चाहिए। बच्चों का बचपन नहीं छिनना चाहिए। उनको एक पाथ के ऊपर आपको ज़रूर देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। अच्छा, मैंने नोट ये किया, मुझे साशा का पता नहीं था, लेकिन लाला और आप दोनों के अंदर म्यूजिक का टैलेंट था। मेरी बहन के अंदर भी म्यूजिक का टैलेंट। हाँ, उनके अम्मा एजुकेशनिस्ट, अब्बा का ताल्लुक फौज से। तो ये किधर से आया? अब्बा का ताल्लुक एयरफोर्स से था, लेकिन वो फिर उन्होंने एयरफोर्स छोड़ दी थी और फिर वो फूड डिपार्टमेंट में आ गए थे। लेकिन ये म्यूजिक का एलिमेंट तो कई खानदान से होता है ना, कोई टैलेंट वो आता है। मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे में निदा अम्मा और आगा की ना दोनों की आवाज़ खूबसूरत थी। हाँ, मेरी अम्मी गाती नहीं थी, लेकिन अम्मी की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, बोलने में और बचपन में उन्होंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ रेडियो का 1-2 प्रोग्राम्स भी किए, गहवारा के नाम से। हाँ, पोस्ट करती थी। तो सिर्फ आवाज़, खूबसूरत आवाज़ अम्मा की। और अब्बू की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। वो मुशायरे करते थे। अच्छा। और वो मुनीर न्याजी साहब, कतील शिफाई, रियाजुर रहमान सागर, ये सारे जो थे ना, अहमद फराज, ये सारे के सारे मेरे अब्बू के गैदरिंग में होते, एज ग्रुप के थे। और लाहौर में एक पंजाब टी हाउस है या कुछ इस तरह की जगह थी जहाँ पे सारे दे यूज्ड टू गेट टुगेदर और शायरियाँ करते थे, मुशायरों में जाते थे। तो अब्बा को तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने चांस नहीं दिया, उनकी ज़िंदगी नहीं रही, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छे शायर थे। अच्छा। और मुशायरे में वो कहते हैं ना, वो मेलोडिक वे में पढ़ते थे शायरी। तो वो शायद वहीं से ही एक सिलसिला। अच्छा, जब आप छोटे होंगे, लाइक बच्चों का बचपन होता है, वो खेलते कूदते, मुझे ऐसा लगता है कि हदीका बहुत जल्दी मैच्योर हो गई, जो छोटी एज से मैच्योर। मैं छोटी थी। हाँ, तीनों बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। बट ये है कि हम तीनों बहन भाइयों को बहुत मैच्योर तरीके से अम्मी ने पाला है। अच्छा। यानी कि कोई भी अगर दुनिया की बात अगर अम्मा ने करनी है तो सबसे पहले हम तीनों से करनी है। सबसे पहले कोई मशवरा लेना है तो हम तीनों से मशवरा लेना है। कौन बहुत तीनों में बड़ा स्ट्रॉन्ग कौन था? स्ट्रॉन्ग हेडेड के जो अच्छे मशवरे देता था, जो सही मशवरे देता था? तीनों ही देते थे। अच्छा। अब मैं तो आई एम बीइंग डिप्लोमेटिक आल्सो, बट नहीं, तीनों की अपनी अपनी एक खुसूसियत थी। बड़ी बहन चूंकि वो अम्मी के साथ वैसे ही, जाहिर है बड़ा बच्चा वैसे ही क्लोज होता है बहुत। बेटा चूंकि वो बेटा है तो वो क्लोज है। था घर में बेटे वाला, मुर्गी की टांग बेटे को मिलती थी, वो तो पाकिस्तान में ये तो चीज है ही। एक बेटा नहीं, आई थिंक ये हमें कभी फील नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन हर बच्चा पूछता जरूर था अम्मा को कि अम्मा आप बताएं ना, आपका फेवरेट कौन है,
तो अम्मी का एक ही जवाब होता था, बड़ी चूंकि वो बड़ी है, बेटा चूंकि वो बेटा है, और छोटी चूंकि वो छोटी है। यार तो सही है, सबको खुश कर दिया है ना, अम्मा ने। तो वो अम्मा सबको खुश कर देती हाँ। थी। तो वाकई माँ के लिए जब माँ बनते हैं ना, तो तब पता चलता है कि नहीं, कोई फेवरेट वगैरह नहीं सिलसिले होते, ऐसा कुछ नहीं होता। अधिका की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, मतलब सीरियसली अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर तक सुन रहा है, आपकी जिंदगी भी एक ड्रामा प्रॉपर बन सकता है। आई थिंक हम सबकी लाइफ के अंदर, आई थिंक कितनी ख़वातीन इस टाइम हमारा शो देख रही होंगी, हर एक की लाइफ का एक जर्नी है, हर एक की लाइफ के एक डिफरेंट चैप्टर्स हैं। और अगर स्टोरीज बनना चाहें तो हर औरत, हर मर्द की एक कहानी है दुनिया में। तो क्योंकि मुझे लगता है कि रब तो हमारी स्टोरीज लिख रहा होता है, लेकिन हम खुद भी कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं ना, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना। क्योंकि हम उसकी क्रिएशन है, तो हमारा काम है कि हमने क्रिएट करना है। कौन सी एज में अधिका की शादी हुई थी? कब, कितनी छोटी होंगी आप? देखो, तो मैं बहुत यंग थी आप और उरूज पर थी। मैं अपने पीक ऑफ माय करियर में थी। मैं इतनी छोटी, मैं 17-16 साल की नहीं थी, लेकिन आई हैड डन माय मास्टर्स। अच्छा। तो मैं 23-24 साल की थी। मैं बिल्कुल मैच्योर एज थी। लेकिन उस ज़माने के लिहाज से, क्योंकि वहाँ 18-19 साल की उम्र में तो लड़कियों की शादियाँ हो ही रही थी। मेरी अपनी बहन की ग्रेजुएशन में शादी, मतलब ग्रेजुएशन का रिजल्ट उसका निकला था, तो वो शादी होके अमेरिका चली गई थी। तो मेरी मास्टर्स के बाद हुई थी, क्योंकि मुझे था कि मैंने मास्टर्स करना है। बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन अम्मी को था कि मास्टर्स करें। तो चूंकि उस टाइम शादी नहीं हुई भी थी मेरी, तो फिर मैं मास्टर्स में मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो साइकोलॉजी में मैंने मास्टर्स कर लिया। तो वो किधर आपको मिले थे? कहाँ आपने म्यूजिक की दुनिया में अपनी पसंद की शादी की, अम्मा की पसंद की शादी की थी? नहीं, वो म्यूजिक की दुनिया में मिले इस तरह से थे कि अरेंज्ड मैरिज थी मेरी। अच्छा। बिल्कुल कंप्लीटली अरेंज्ड। अच्छा। मेरी वीडियो बन रही थी तू अगर मिल जाता है, जिसके क्लिप्स भी अभी आप चला रहे थे, वो जो टीवी वाली जो एनिमेशन। तो ही वॉज अ 3D एनिमेटर। और पाकिस्तान में उस वक्त शायद 1 या 2 ही एनिमेटर्स थे। अच्छा। तो हमाद हसन वॉज वन ऑफ द एनिमेटर्स ऑफ, मतलब यानी कि हाईली पेड एनिमेटर्स ऑफ द कंट्री। अच्छा। तो अब तो बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियां एनिमेशंस में आ गए हैं, लेकिन उस टाइम 90s के अंदर बहुत ज़्यादा एनिमेटर्स नहीं थे। तो उस टाइम ही वाज वर्किंग ऑन माय वीडियो, सो ही फेल इन लव विद दैट। एक हमारी कॉमन फ्रेंड थी, साइमा बागफ्रेड, साइमा रशीद, मेकअप आर्टिस्ट। एग्जैक्टली, मेरी शादी का मेकअप उन्होंने ही किया था। सैम, तो वो बहुत अच्छी फ्रेंड मेरी, और उसकी उन्होंने कराई आपकी शादी? उन्होंने इस तरह से करवाई कि वो उनके किसी एड के लिए कराची से गई हुई थी इस्लामाबाद, और वहाँ पे उनकी गाड़ी में ये सॉन्ग चल रहा था, तू अगर मिल जाता वाला सॉन्ग, और एक राज। तो उस टाइम मेरी एल्बम नहीं आई हुई थी। अच्छा। तो इसने कहा कि ये तो मेरी फ्रेंड का गाना है। उसने कहा हाँ, मैं आजकल इनकी ना वीडियो कर रहा हूँ। तो उसने कहा ये तो मेरी तरफ आके ठहरती है कराची में। वहाँ से रिश्ता पड़ा। जी। सैम ने मुझे कहा कि गीटू तू उससे मिल। गीटू तो है हाँ, गीटू। तो गीटू तू उससे मिल बस, तो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं मिलूंगी, मेरी तो फैमिली इस तरह की नहीं है, मैं वैसे भी नहीं चाहूंगी। तो लाले से मिलवाएं, क्योंकि लाला ही मेरा बाप, फादर फिगर है, एंड ही इज माय ब्रदर, और मेरा बेस्ट बडी भी है। तकरीबन 2-3 साल का, 3 साल का फर्क। तो मैंने कहा मेरा वो भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, तो तुम जो हो ना वो लाला से बात करवा दो। तो उसने कहा नहीं, तुम एक दफ़ा बात कर लो। मैंने फिर बात की, मैंने कहा जी हेलो हमाद, तो मैंने कहा अगर आपको इतनी मैं पसंद आ गई हूँ तो मैं लाहौर आऊँगी, तो आप अपनी मदर को, पेरेंट्स को लेके आए वहाँ पे, बस सिंपल, दैट्स इट। उसने कहा ठीक है। जब मैं लाहौर गई हूँ तो अगले दिन अपनी अम्मी को लेके वो पहुंचे हुए थे। फिर आपकी अम्मी ने क्या कहा? फिर अम्मी ने यस कर दी, क्योंकि मेरे रिश्ते उस टाइम आ रहे थे और मैं उसी तरह ट्रे लगा लगा के जा रही थी। नहीं कहीं? हाँ जी, ऑफ कोर्स। तो घर में बुरी बात नहीं है भी, और लाला भी, उनको कोई एतराज नहीं? कोई बुरी बात नहीं है। बहन मेरी उस टाइम जो है ना वो जा चुकी भी थी अमेरिका। हाँ, शादी हो गई थी उसकी। तो मैं मुझे ट्रे लगाने में कोई इशू नहीं था। लेकिन चूंकि वो एक दौर और एक ट्रेंड ही उस तरह का था कि उसमें, लेकिन मेरा सिर्फ एक शर्त थी कि मुझे म्यूजिक नहीं छोड़ना। और आपको ये अट्रैक्शन नजर आई उस रिश्ते में? मुझे आप जिद्दी समझ लें, कुछ भी कर लें, बट आई न्यू इट कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही। तो मैं अपने पाथ को क्यों
डिग्रेड करूं। हाँ। मेरा ये बात है, मेरी रूह के साथ कनेक्टेड है मेरी आवाज़, तो मैंने ये नहीं छोड़ना। मैंने इस पे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने स्टैंड लिया। हाँ। मेरी बहन ने स्टैंड नहीं लिया, हालांकि आवाज़ उसकी भी खूबसूरत हाँ, थी, लेकिन कुछ लोगों में होता है स्टैंड लेने का, कुछ लोगों में नहीं होता। Exactly. देयर शुड बी नो रिग्रेट्स। हाँ। इंसान किसी भी वक्त रिकनेक्ट कर सकता है अपनी Exactly. लाइफ को। हाँ। बट ये है कि अगर आपके अंदर तड़प है, पैशन है, तो आप अपनी उसके ऊपर स्टैंड लें। आपने शादी से पहले ये शर्त रख दी थी, क्योंकि अब उस ज़माने में ख़ास तौर पे चलो पेरेंट्स को तो हम मना लेते हैं, लेकिन फिर ससुराल वाले भी उनको मनाना एक बहुत बड़ा काम था। बहुत उस से ज़माने रिश्ते में मेरे ख़ास तौर बाहर पे। के मुल्कों से आते थे। हाँ। और यानी कि बाहर के मुल्कों के ब्रॉड माइंडेड लोग, लेकिन फैमिली अगर आके ये कहे कि ये तो बच्ची बाहर चली जाएगी, शादी हो जाएगी, फिर क्या म्यूज़िक इसने हाँ, करना है वहाँ पे, क्या करना है। तो मैं कहती थी मैं बाहर चली जाऊँगी, लेकिन ये ना कहें हाँ। कि मैंने म्यूज़िक नहीं करना। हाँ। मैं बाहर जाके भी मैंने करना होगा, चॉइस मेरी होनी चाहिए। Exactly. इट शुड नॉट बी एनीबडी एल्सेस चॉइस। हाँ। तो ये मैं बहुत क्लियर थी। मैं अभी ऑडियंस को भी ये बताना चाह रही हूँ कि मैं क्लियर थी। तो जब इंसान अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी के साथ कोई चीज़ क्रिएट कर रहा होता है ना, तो वो अल्लाह ताला रास्ते उसके बनाता जाता है। जब आप उसके अंदर हेजीनेस रखते हैं, फॉग रखते हैं, मिस्टी रखते हैं चीज़ को, तो वो चीज़ें तोड़ नहीं पहुँचती, नहीं तो चीज़ें आगे जाती हैं। हाँ, उसके अंदर सेक्रीफाइसेस होती हैं। होती। अच्छा, शादी हो गई फिर? हाय लव, मैं पूरी कहानी कहाँ से इस तरह सुनाऊं? है ना, नहीं फिर शादी हो गई। शादी हो गई। फिर मुझे कितने अरसे चली वो शादी? म्यूजिक हाँ। से नहीं रोका हमाद ने। अच्छा। मुझे म्यूजिक से नहीं रोका। मुझे कभी उसने इस चीज़ से नहीं रोका कि मैं क्या पहनूं, मैं क्या नहीं पहनूं। ठीक आप है, अच्छे कपड़े पहनती थी, मॉडर्न होते थे लेकिन कवर्ड ढके होते हुए थे। हाँ, कवर्ड होते थे, तो वो स्टाइलिश होते थे। मगर कब अब आपने ये फैशन को सिखा दिया कि अपनी स्किन शो कर कर आप जो है वो बर्गर नहीं बन सकते, या स्किन शो करके आप मॉडर्न नहीं बन सकते। वो आपने आप ट्रेंडी हो सकते हैं, आप फैशनेबल हो सकते हैं, आप ट्रेंड सेटर हो सकते हैं इन योर ओन वेज, इन योर ओन लिमिट्स। तो हर एक की अपनी लिमिट है। कुछ लोग स्लीवलेस पहन के बहुत खुश हैं, कुछ लोग स्लीवलेस पहन के नहीं होते, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हम जज नहीं कर सकते, पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल। ये पर्सनल चॉइस है कि आप हिजाब लें, पर्सनल चॉइस है आप हिजाब ना लें, ये अपनी अपना निज़ाम है। और हम कोई भी नहीं है किसी को जज करने के लिए कि आपने ठीक किया, आपने नहीं ठीक किया। इट शुड बी अ फ्री विल। तो हमाद का ऐसा सिलसिला नहीं था। आई थिंक मेरा जो मेजर कोलैप्स था उनके साथ, वो उनकी मदर का मेरे म्यूज़िक के लिए प्रॉब्लम था। तो उनका अपना नहीं था। हाँ। तो जिसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि कमिटमेंट ऐसी करें जो आप निभा सकें। बिल्कुल। हाँ। ऐसी कमिटमेंट ना करें, इतने ज़्यादा अपनी उसके अंदर प्यार में, इश्क के अंदर इतने पागल ना हो जाएं कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को उस टाइम फेस ना करें। बिल्कुल। तो ये एक इमेच्योरिटी होती है कि जिसमें आप एकदम से कैरिड अवे हो जाते हैं कि नहीं मैं सब ठीक कर लूँगा वाला सिलसिला, जबकि आपका रिश्ता भी अरेंज्ड हो। बिल्कुल। और उस टाइम कोई इशू ना हो। हाँ। लेकिन बाद में इशू हो। तो बहुत सारे लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक इनफैक्ट मेरी भी शादी हुई थी तो मुझे यासर ने कहा था हाँ मैं एक्टिंग करने दूंगा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद शादी के बाद नहीं, बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, फलाना है। मुझे 6 साल मैं भी घर बैठी थी। हाँ। और मैं उस वक्त जो एक काम की आदत होती है बंदे को, आपको एक चीज़ से प्यार होता है। सो मैं भी बड़ा डिप्रेशन से गुजरी हूँ उन 6 साल। तो उसके बाद फिर जो है, तो ये बात सच है कि जब जो शुरू का शादी का फेज़ होता है ना, वो बेस्ड ऑन, अब आई डोंट नो पीपल विल लाइक इट और नॉट, बट शुरू का जो होता है ना वो आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन, लस्ट टू लव, ये मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं शादी की। बिल्कुल। कि फ़र्स्ट फेज़ की या लव मैरिज हो या ना हो, लव अफेयर की, उसमें लस्ट एंड लव पहले होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका रिलेशनशिप ग्रो करता है, मैच्योर होता है, फिर आपका बॉन्ड बनता है, और फिर थर्ड फेज़ आता है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, जिसमें आप एक दूसरे के साथ दुख और सुख इकट्ठे शेयर कर रहे होते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं। तो यूजुअली जो शुरू के फेज़ के अंदर कोलैप्स होते हैं ना, वो इसलिए नहीं हो रहे होते कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल उसके साथ मैच नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं होते। आप अभी फिजिकल लेवल और उस अभी अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं कि एक आपका प्री मैरिटल
यूफोरिया, मैं इसको ये कहूँगी लोगों के लिए अमान के साथ कितने अरसे आपकी शादी? कि 5.5 साल। 5.5 साल। प्री मैरिटल यूफोरिया ये होता है कि मेरी शादी हो जाएगी एंड इट विल बी लाइक अ ड्रीम वर्ल्ड, मेरे लिए एक Fantasy। एक गुलाबों की सेज सजी हुई होगी और हर रोज मुझे गुलाब मिल रहे होंगे। अल्लाह करे कि जो लोग गुलाब दे रहे हैं वो सारी जिंदगी देते रहें, क्योंकि वो उस आपकी जब शादी हुई तो आपके अंदर ये फैंटेसी थी कि मेरे साथ ऐसे होगा, इतनी चाह के मुझसे किसी ने शादी की है, इतनी चाहत के साथ शादी की है कि सबसे गलती जो मैं समझती हूँ मेरे साथ हुई, जो मैंने की, जो मैं आज आपके शो पे कह रही हूँ कि मैंने उन 2.5 सालों में जब मेरी मंगनी हुई भी थी तो उसमें मेरा दिल नहीं मान रहा था, मेरी फ्रिक्शंस आ रही थी, क्योंकि मेरी लव मैरिज तो उस तरह से थी नहीं, मेरी इंगेजमेंट हुई भी थी तो उस टाइम मेरी उसके साथ फ्रिक्शंस डेवलप हो रही थी, होती हैं हर रूह की दूसरी रूह के साथ, ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी बहुत मिल रही हो। उसमें उसने अटेम्प्ट की सुसाइड की, गोलियां शोलियां खा के, इतना इंटेलेक्चुअल, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, तो उस चीज़ से मुझे बैकआउट कर जाना चाहिए था, लेकिन मैं उस चीज़ को मैंने उलट कर दिया। मैंने कहा एक बंदा मेरे लिए जान देने के लिए तैयार, उसको तो मेरी सारी ज़िंदगी मेरा बहुत ख्याल करेगा ये और हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था कि बस मैंने पाना है। तो जब रिश्ते पाने की बेस के ऊपर होना कि मैंने ये चीज़ लेनी है, ख़रीदनी है, पानी है, तो वो पाने के चक्कर में ना आपकी कदर नहीं होती, आपको रोल दिया। कैसे लड़कियां जाने ना, ये लड़कियां भी भोली होती हैं। आपको रोल दिया जाता है, आपको म्यूजिक से मना नहीं किया जाता, लेकिन जब आप शो से वापस आते हैं तो आपको अच्छा खासा जलील किया जाता है। तो वो आपको जूते के ऊपर रखा जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, और फिर आप ज्यादा मशहूर भी होते हैं, तो किस तरह आपको डिग्रेड करने के बहाने मुझे लगता है कि जैसे मैं इतने प्लीजिंग एंड पे आ गई थी कि अगर मैंने कहीं जाना है, इस कराची से लाहौर जाना है शो करने के लिए, तो मैं खाने पका के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बंदे ने खाना नहीं मेरे हाथ के बगैर खाना, घर में मुलाजिम है, खाना उसके हाथ से नहीं खाना, मेरे ही हाथ से खाना है, मेरे ही पका हुआ खाना है। सो आई यूज्ड टू कुक, आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग टू जस्ट प्लीज़ 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 प्लीज़, कि मुझे लगता था जैसे मैं कुछ म्यूज़िक में यानी कि मशहूर हूँ, तो वही मशहूर वाली चीज़ को मुझे जो है ना वो बिल्कुल साइड पे रख के घर में बिल्कुल ही ज़मीन पे बैठना है। है ना, एक मेटाफोरिक वे में कह रही हूँ। और मैं कोई ऐसा काम करी हूँ जिसकी वजह से मुझे ये करके देना, ये मतलब ओवर बर्डन करना है अपना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसिक्योरिटी कर सकते हैं, उनके घर में हेल्प भी है, बहुत सारी खवातीन जो घर पे होती हैं, अक्सर ऐसा होता है इनसिक्योरिटी ना, तो वो फिर जब मर्द और औरत के अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाए ना, ट्रस्ट का मसला नहीं था हमारे अंदर, कोई ट्रस्ट का मसला नहीं था, बस इनसिक्योरिटी सी थी कि ये मशहूर है, कमा भी रही है, मशहूर होगी अपनी, अपने घर की मुर्गी दाल बराबर वाली ऐसी की तैसी। तो वो वाला सिलसिला था। बट ये है कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अब इस टाइम बैठ के कोई वो बदतारीफ़ी नहीं करना चाह रही, नहीं, लेकिन आप जेंटलमैन बहुत वो लाइफ के अंदर हर इंसान की लर्निंग होती है। वो उस टाइम इमेच्योर था, मेरे से चाहे बड़ा था, इमेच्योर था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी आ गई। हमारी डिवोर्स के बाद हमारी डिवोर्स जो है ना बहुत सुलझे हुए लोगों की तरह हुई है। हम दोनों बैठे हैं, हमारी सेपरेशन हुई है 7-8 महीने, और उस 7-8 महीने के अंदर भी एक तकलीफ दे सेपरेशन थी। मुझे था कि शायद आ जाएगा तो मैं फिर भी शायद हो सकता है दोबारा कंटिन्यू कर भी लूँगी, लेकिन नहीं वो बन सकी बात। तो वो कहते हैं ना, इस पॉइंट के ऊपर आके अब जब मैं उस वक्त के बारे में सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हर चीज़ के होने का कोई ना कोई रीज़न होता है। एग्जैक्टली। कि अब आपकी उनसे है सलाम दुआ? मेरी सलाम दुआ कहीं ना कहीं साल 2 साल के अंदर कोई एक अदद कॉल हमारी हो जाती है कि सब ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं, सब खैरियत है। तो लाइफ की लर्निंग्स हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड लेट गो ऑफ लाइफ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपकी ज़िंदगी में फिर एक चेंज आया, फिर एक लाइफ 360 डिग्री का चेंज मारा, और ये चेंज ऐसा होता है जो एक औरत को बदल के रख देता है ना, और वो बदली भी हदीका हमने देखी हर तरह से। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमारे शो पे एक मुख्तलिफ अंदाज में मिल रहे हैं अपनी फेवरेट स्टार हदीका के आनी से,
और मैंने नोट ये किया है, आप जो भी ड्रामे चूज़ करती हैं ना, उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, कोई एक मैसेज होता है, कोई एक गेम चेंजर वाली कहानी होती है, वो माइंड सेट चेंज करने वाली कहानी। और अब मुझे ये पता चल रहा है कि वो आप स्क्रिप्ट्स इसलिए चूज़ करती हैं कि आपकी ज़िंदगी की कहानी खुद ऐसी है जो बहुत सारे लोगों का आज का शो देखने के बाद मुझे लगता है माइंड सेट करने, चेंज करने वाली है। पता नहीं लोगों का माइंड क्या सेट होगा, मुझे नहीं मैं पता। बताऊं, लोगों का चेंज हो गया माइंड, Honestly, नहीं तो मैं दोबारा ना- हिट नहीं होता। मैं ये समझती हूँ कि आप ना अपना पाथ बस क्लियर रखें और लोगों को अपना पाथ चूज़ करने दें। कई दफ़ा जब हम कोशिश कर रहे होते हैं लोगों की ज़िंदगियों को सुधारना, तो कई दफ़ा वो खुद भी नहीं सुधरना चाह रहे होते। इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता जब तक आप खुद से आपके इंटरनल वॉइस आपको ना कहें कि यस दिस इज़ टाइम टू चेंज नाउ। हम लोग बहुत जजमेंटल हैं बाय नेचर, इंसानी फितरत के अंदर है कि आपको अपना आप शीशे में खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, लेकिन आपको दूसरा जो है ना वो ठीक नहीं नज़र आ रहा होता। तो मुझे लगता है कि जैसे हम जो लेंसेज पहनते हैं, जो शेड्स लगाते हैं, अगर हमारा शेड जो है या ग्लासेस जो हैं वो धब्बेदार होंगी तो हमें दूसरा बंदा भी धब्बेदार ही नज़र आएगा। अगर हमने डार्क ग्लासेस लगाई हैं, हमें आगे रिफ्लेक्शन डार्क ही नज़र आएगा। और अगर हमने क्लियर ग्लासेस लगाई हुई हैं तो वो शफाफ ही नज़र आएगा। अच्छा, आपको लगता है अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की? ये पहली शादी गलती थी? नहीं, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने उस वक्त जो है जो डिसीजन किया वो उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल सही डिसीजन था। अच्छा। और जो मैंने छोड़ने का डिसीजन किया या हमने म्यूचुअल छोड़ने का डिसीजन किया, वो भी हमने सोच समझ के किया और उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल ठीक डिसीजन किया। तो हम लाइफ में गलतियां उनको कहते हैं जिनको हम आगे सुधार ना सकें। एग्जैक्टली। गलती वो होती है, रिग्रेट वो होता है कि हाय मैं तो गलती पे गलती पे गलती पे गलती करती चली गई। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने ना, हम फरिश्ते थोड़ी, हम तो इंसान हैं। फरिश्ते थोड़ी हैं, हम तो करेंगे गलती। हम इंसान हैं, हम अशरफ हैं, लेकिन हम हैं इंसान। अशरफुल मखलूकात हैं हम, लेकिन हम इंसान हैं और हमारे से गलतियाँ होती हैं और हर रोज़ की बेसिस पे होती हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान माइंडफुल रहे और अपने आप को नोटिस करता रहे कि आप किसी के साथ रूड तो नहीं हो रहे, आप किसी के साथ किसी का दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे, आप किसी की बैक बाइटिंग तो नहीं कर रहे आप, कि कोई उठ के गया है और आपने उठ के जाते साथ ही आपने उसकी चुगली लगा दी है और वो कर दिया। अच्छा, जब जो फर्स्ट आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, उसके कितने अरसे बाद आपने अपने आप को दोबारा एक चांस दिया कि मैं अब रीमैरी करती हूँ? देखो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग निदा, लाइफ में मैं साल नहीं गिन रही होती। मैं पूरी लाइफ को एक एज अ ना जर्नी समझती हूँ कि एक प्रोसेस है जिसमें ये मोड़ आया, ये मोड़ आया, ये मोड़ आया। उसमें मैंने ना ब्रैकेट्स उस तरह से टाइम की नहीं लगाई हुई, लेकिन उसके चंद साल के बाद जो है ना मेरी लाइफ में एक बंदा आया जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर था। वो मेरी फ्रेंड के थ्रू ही, और वो अफ़गानी था। अच्छा। और काफ़ी खूबसूरत इंसान भी खूबसूरत, देखने में भी खूबसूरत। लेकिन गलती ये थी कि सिर्फ लुक्स के ऊपर भी जा रही थी मैं, बहुत ज़्यादा मैंने जाना नहीं। लेकिन फिर ये भी कंट्रोवर्शियल बात है। अभी जितनी भी ख़वातीन बच्चियां सब सुन रहे हैं, ये भी एक कंट्रोवर्शियल बात है कि जिसको आप 10 साल भी जान लें, कई दफ़ा उसके साथ भी रह के 10 साल 20-20 साल 22-22 साल की मैरिजेस भी टूट रही हैं। एग्जैक्टली। सो इंसान जो है ना वो एक ऐसा जानवर है जो हर वक्त चेंज होता रहता है। हर वक्त उसमें एक चेंज आ रही होती है। कल को छोड़ के आप आज कुछ और हैं। आज से 10 साल पहले आपने ये नहीं सोचा होगा कि पता नहीं आप क्या कर रही हैं। Exactly. यासिर ने ये नहीं सोचा होगा कि वो डायरेक्शंस की तरफ आएगा। मैंने ये नहीं सोचा था मैं एक्टिंग की तरफ आऊंगी। मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हर वक्त एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अच्छा, जब आपकी दोबारा शादी हुई तो नादे आपकी जिंदगी में बड़ी तेज हो, तो कहीं ना कहीं भौं चौं के वहीं पे आ जाती है ये ना, फिर वहीं से आती है, कनेक्ट करती है कि मैं पकड़ूं इसको दोबारा से। तो मेरी लाइफ में नहीं करनी बात दूसरी वाली में, तो मेरी लाइफ में जो सेकंड मैरिज हुई, वो सेकंड मैरिज जो है ना वो नादे के आने के बाद हुई। अच्छा, ठीक है। और खुदा गवाह है कि ये रिस्क मेरे हाथ में है। मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, तो मुझे इतना पता है कि मैंने सेकंड मैरिज फ़ोन के ऊपर की,
वही जस्ट निकाह हुआ फोन के ऊपर निकाह हुआ। हैदर फारूक, ये जो यूके में होते थे। मौलाना मौदूदी के जो बेटे हैं हैदर फारूक मौदूदी, उन्होंने निकाह पढ़वाया अच्छा। यूके में मेरे हस्बैंड से। और मुझे ये था कि मैंने निकाह फ़ोन के ऊपर इसलिए पढ़ा कि वो पाकिस्तान उस वक्त आ नहीं सकते थे, उनका पेपर वर्क चल रहा था कुछ अच्छा। वहाँ पे, और मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था। हाँ। आई कुड नॉट लीव। उन्होंने आपको कहाँ चूज किया था? तो मैंने हदीका के यानी फैन थे आपके? फ़ैन तो बिल्कुल भी नहीं थे, उनको मेरा काम भी नहीं पता था। हाँ। मैंने तो जब मिली हूँ तो उनको बताया, तो उन्होंने आगे से मेरी वो गाने वाने देखे हैं, और उसके बाद उनको वो कंजर्वेटिव थे। अच्छा। और वो उस कंजर्वेटिव पन का मुझे उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं हुआ जितना मुझे शादी के उस 1.5-2 साल में लॉन्ग डिस्टेंस पे पता चला। ओके। कि अगर मैं, चलें वो फिर बात की बातें हो जाएंगी, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। मैंने शादी इसलिए की कि मुझे अपने बेटे के पेपर वर्क के लिए ज़रूरत था। फादर का नेम, यहाँ पे फादर का नेम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और आपके नाइकॉप्स नहीं बनते, आपके पासपोर्ट्स नहीं बनते, आपके बहुत सारे मसले जहाँ पे आपको बच्चे को ट्रैवल करवाना है वो नहीं बनते। तो अब जाके नादरा में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं स्लो डाउन। लेकिन जिस वक्त नादे को मैंने अडॉप्ट किया था, उस वक्त ये बहुत मुश्किल प्रोसेस था। तो मेरी लाइफ में ये बंदा था, एंड ही वाज मतलब वो एक अच्छा इंसान था। उसको बहुत खुशी हुई कि मैंने अडॉप्ट किया है, तो वो चाहता था कि उसका नाम उस पर लगे, तो वो किसी रीज़न के लिए मेरी लाइफ में आया था। ओके। और वो मुझे रीज़न फिर उस वक्त पता चला कि जब पेपर वर्क के ऊपर उसका नाम आया, सब कुछ हुआ, तो वो उस रीज़न की वजह से मेरी ज़िंदगी में आया। और वो शादी तकरीबन 2 साल चली, और 2 साल में मैं उनसे हार्डली 3 या 4 दफ़ा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर वो फिर पाकिस्तान आए हैं। तो हमारी मुलाकात हुई, और जब हम मिले तो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव वाला सिलसिला, और मैं उनके साथ भी इन टच हूँ माशाल्लाह। उनकी शादी भी हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं उनके। अच्छा। और वो उनके बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। हाँ। ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन उनके रिग्रेट्स ये थे कि मैं बहुत कंजर्वेटिव था, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हमें ज़िंदगी ने चांस नहीं दिया इकट्ठे रहने का। एग्जैक्टली। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नादे 3 मंथ्स का था जब मेरी मदर को पैरालिसिस हो गया। और मेरी शादी को मेरी शादी हुई दिसंबर में। हाँ। नादे को मैंने अडॉप्ट किया अक्टूबर में, और अम्मा को पैरालिसिस हुआ फरवरी के अंदर। वो आपकी ज़िंदगी में हौच पौच मेरी ज़िंदगी में ऐसे था कि मैं कहती हूँ कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के ऊपर मैं कहती हूँ कि रश्क करके कि अल्लाह ताला तूने मुझे कैसे चूज़ किया कि उधर से मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने मुझे माँ बनाया, उधर से मेरी शादी हुई, ठीक है, नादे का माशाल्लाह उसके ऊपर नाम आ गया। वहाँ से अम्मी मेरा पिलर गिरा, तो अल्लाह ताला ने मुझे एक जॉय हाथ में दिया और एक उधर से पिलर गिराया। तो वो सुभान अल्लाह इसलिए कहती हूँ कि अदरवाइज़ मैं शायद ज़िंदा ही ना रहती, क्योंकि मैं अम्मी के साथ इतनी अटैच्ड हूँ कि अम्मी अब मेरी 16 साल से मेरी बेबी हैं, क्योंकि मेरा बच्चा तो हो गया जवान, और अम्मा जो है ना वो 16 इयर्स के अंदर उनको हुआ पैरालिसिस। और उनको अभी 4था स्ट्रोक हुआ है, जो कि उनकी मेमोरी लोब के ऊपर हुआ है, तो मेमोरी इज़ गॉन। और 16 साल हो गए इसको। और 16 साल से मेरी जो बेटी है ना, मेरी अम्मी, वो चूँकि मुझे कहती हैं कि वो तो तुम जो हो ना वो मेरी माँ की तरह मेरी केयर करती हो, तो ज़ाहिर है हाँ, इट्स लाइक कि आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। हदीका ऐसे ही तो नहीं आप गिरी हैं और उठी हैं, उसकी रीज़न आपकी अम्मा की ये जो दुआएं हैं ना जो दिल से निकलती होंगी उनकी आपके लिए। सो वो कितनी दफ़ा ऐसा हो, माशाल्लाह 4 शहरों में आपको सैलून्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं की दुआओं की वजह से कहते हैं ना कि बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, बिल्कुल। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है, और मैं समझती हूँ कि खुशकिस्मत है वो औलाद जिसको अल्लाह ताला चांस देता है और वो उस चांस को अवेल करे, और बदकिस्मत है वो औलाद जो अपनी माँ बाप की खिदमत ना कर सके। वो बदकिस्मत तरीन औलाद है। और मैं प्रूवन फैक्ट हूँ कि ये रियलिटी है कि मुझे अल्लाह ताला ने आज तक जो है ना वो देने वाला हाथ रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर्स प्रेयर्स। नादे जब जिंदगी में आया तो फिर क्या
एकदम बदली कैसे ना अधिका के अंदर एज लड़की औरत, क्या चेंजेस आई? मैं सेल्फलेस हो गई। मैं अपने से निकल के अपने एक जिसे कहते हैं ना, इंसान अपनी सेल्फ को साइड पे कर देता है और फिर आप सिर्फ गिविंग एंड के ऊपर होते हैं, सेल्फलेस हो जाते हैं। आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपकी सारी शॉपिंग अपने बच्चे के लिए है, अम्मी के लिए है। मतलब मेरा ये हाल होता है कि सबसे पहले वो, उसके बाद मैं, पहले वो बाद में मैं। सबसे बड़ा डिफरेंस आई थिंक माँ बनने के बाद इंसान का यही आता है कि आप अपनी उसमें से निकल जाते हैं, ज़ात में से। हाँ, क्या चीज़ एंजॉय की नादे की आपने उसको पालते हुए? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एंजॉय की? मैंने क्या चीज़ एंजॉय की? मैंने तो अपना मदरहुड एंजॉय किया। मैंने तो एक एक स्टेज उसकी एंजॉय की है। मतलब वो काफ़ी मैच्योर बच्चा है शुरू से ही, लेकिन मैंने उसका बचपन भरपूर कोशिश की कि उसका बचपन लूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब वो बचपन में टॉयज़, बड़े सिलेक्टिव टॉयज़ से खेलता था वो। अच्छा। अगर मैं बाज़ार जा रही हूँ और वो इतना कॉन्शियस है कि वो मेरे साथ जा रहा है वो चीज़ें, तो मैं अगर 10 चीज़ें कह रही हूँ ना, क्योंकि मैं कैरिड अवे हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं कहती हूँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी, इस तरह की 10 चीज़ें ले लो। तो वो हमेशा मुझे स्टॉप करता है। अच्छा। कि मामा ये नहीं, मुझे बस यही चाहिए, एक चाहिए बस वही चीज़ चाहिए मुझे। आप 10 चीज़ें मुझे ला देंगी, मैं उन 9 चीज़ों से नहीं खेलूंगा, मैं अपनी पसंद की चीज़ से खेलूंगा। इसी तरह ग्रोसरी में भी यही हाल होता है कि अगर उसको कोई योगर्ट पसंद है, मैं 10 तरह की चीज़ें पकड़ लूंगी, 10 तरह के योगर्ट्स पकड़ लूंगी, 10 तरह की चीज़। तो वो बहुत फोकस्ड है। तो मुझे उसने बहुत फोकस करना सिखाया कि प्लीज़ मामा, लाइफ के अंदर भी ना ज़रा संभल के, थोड़ा सा उस तरह से। तो अब वो मुझे नेविगेट कर रहा होता है, बिकॉज ही इज द मैन। कितने बड़े हो गए हैं अब हम 16 इयर्स से ऊपर हो गए हैं, माशाल्लाह। तो गुलाब का फूल कल उसी ने दिया होगा। जी। बस गुलाब का फूल के लिए तो मैं कराची में थी, तो मैंने फोन के ऊपर वीडियो कॉल ही उससे करती, हैप्पी वैलेंटाइंस मामा, हैप्पी वैलेंटाइंस माय लव। तो बस इस तरह जिंदगी है। अच्छा, क्या जिस मतलब उसके अंदर कुछ म्यूजिक का इंटरेस्ट है? वो कुछ कभी? मैं तुम्हें सच बताऊं, उसके अंदर बीट जो रिदम है ना, वो उसके अंदर बहुत स्ट्रांग है बचपन से। बहुत छोटा सा था, 3-4 साल का, तो मैंने उसको ड्रम सेट ला के दिया था। तो वो ड्रम्स प्ले करता था। अच्छा। उसके बाद ही जस्ट लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, और अब जाके उसने मुझे कहा, मामा मैंने एकदम से आउट ऑफ द ब्लू, ही जस्ट केम अप टू मी एंड सेड टू मी कि मामा मैंने बीट मेकिंग सीखनी है, बीट प्रोडक्शंस। रियली? बीट प्रोडक्शंस? तो मेरे एकदम से दिमाग में ना वो एक चैनलाइज होना शुरू किया, हाय नादे माशाल्लाह म्यूजिक के अंदर, अच्छा, वाओ दैट्स एक्सीलेंट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं उन माओं में से नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मदर ने कभी भी इन्फोर्स नहीं की चीज़ें। तो मेरे लिए भी ये था कि मैंने इन्फोर्स नहीं करना, मैंने पाथ्स दिखा देने कि ये है, ये बेटा आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, बिकॉज आप लेगो में बहुत अच्छा, बड़ा इंट्रिकेट लेगो वाली चीज़ें बनाता है वो, और बहुत सारी चीज़ें करता है। तो कहता है नहीं, आर्किटेक्ट नहीं बनना, डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी में बहुत अच्छा है, तो बेटा आप डॉक्टर बनोगे। नहीं, डॉक्टर भी नहीं बनना। तो चलो जो आपका दिल चाहता है वो बनो, बट पढ़ाई में अच्छा है। पहले इंसान का बच्चा अच्छा बना। इंसान का पुत्र। मैंने कहा बेटा बेटा पहले बनना जरूरी है। आपके ड्रामे देखते हैं? नहीं या कुछ? कोई खास नहीं, कोई खास नहीं। क्या के जबरदस्ती कहती हूँ कि ना दे प्लीज, थोड़ी शर्म कर ले, थोड़ा माँ को बता दे, देख ले, कुछ तो बताओ कि ठीक कर रही हूँ, नहीं ठीक कर रही। तो नहीं मामा जो आप कर रही हैं अच्छा ही कर रही होंगी, ठीक कर रही होंगी, बस सही कर रही होंगी। ओके मामा, ठीक है। हमें पता ही नहीं चल रहा, बातें ऐसे यूं टाइम यूं चल रहा है, गुजर रहा है, फिर ब्रेक आ गया ना। अच्छा, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, आज एक गाना लॉन्च हो रहा है। आज लोगों को लगेगा कि जैसे निदा से ज्यादा जो है ना वो ये चैटर बॉक्स। तो भाई निदा से ज्यादा ही बोलना चाहिए, जब इतने साल बाद आएंगी तो इतनी सारी बातें भी तो जमा हो जाएंगी ना। आम लाइफ के अंदर ज्यादा बात नहीं करती, खामोशी से कॉर्नर में बैठती हूँ। तो शुक्र है आप बात कर रही हैं, वरना मैं आज अकेली यहाँ। लेकिन वो परसेप्शन जो लोगों के दिमाग में कई दफा होता है ना कि पता नहीं शायद खामोश है, कोने में बैठी हुई है, रूड है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग मेरे क्लोज जानने वाले हैं, जो प्यार करते हैं, उनको पता है कि ये तो चुप रहती है, रूडनेस का तो सीन ही नहीं है, कहीं दूर तक नहीं है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आज अधिका अपना एक नया गाना लॉन्च कर रही है। मैं अपनी एल्बम लॉन्च कर रही हूँ जनाब। एल्बम लॉन्च कर रही हूँ, उसका गाना दिखा रहे हैं जी। ओके जी, छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हदीका केयानी, आज सुबह सुबह हमने आपको सरप्राइज़ दिया और आज यहाँ बैठी में, वैसे आप अब रात के 8 बजे वाले ड्रामे में इनको देख रहे होते हैं, आज ये सुबह सुबह 9 बजे हमारे पास यहाँ मौजूद। और आज ये एक गाना अपनी एल्बम से हमें सुनाने वाली हैं, दिखाने वाली हैं। तो ये नई एल्बम है जो लॉन्च मेरी नई एल्बम है ये। इसके एक्चुअली ये पुराने सॉन्ग्स हैं मेरे, अपने कंपोज किए हुए, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि इतने अरसे के बाद आई शुड लेट द यंगर जनरेशन लिसन टू दिस टाइप ऑफ म्यूजिक विद न्यू म्यूजिक। तो वसल नाम है, अच्छा, जिसका मतलब भी यानी मैंने जान के वसल रखा था कि यूनियन। तो वो बेसिकली ये यूनियन है मेरे अपने पास्ट और मेरे अपने पास्ट के साथ बस। तो ये मैं चाह रही थी कि ये इसको मैं रिलीज़ करूं, अपने वो वाले सॉन्ग्स जो बिल्कुल अंडर कवर जा चुके हैं इतने सालों में, तो अब उनको मैं दोबारा से एक रिफ्रेश करके। और ये हमने कभी भी नहीं सुने, कभी भी ये नहीं। आपने शायद सुने होंगे, लेकिन देखे नहीं हैं, क्योंकि ये बाकी गानों के ऊपर छा गए थे। बिल्कुल, बाकी गाने जो जिनकी वीडियोस बनी हुई थी वो उनके ऊपर छा गए हुए थे। तो ये वो सॉन्ग्स हैं और ये आज मेरी एल्बम रिलीज हो गई है यूट्यूब पे भी, स्पॉटिफाई पे भी, और बजाओ जितने भी डिफरेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। अम्मा की पोइट्री। हाँ, अम्मा की पोइट्री। हाँ, इसको मैंने टोटली यानी कि रीडू सा किया। मेलोडी तो बहुत साल पहले बनाई हुई थी, मेरी पहली एल्बम का सॉन्ग था ये। तो लेकिन इसको फिर मैंने इसमें थोड़ी शायरी अम्मा की किताब में से डाली, जो शुरू में आप सुन रहे हैं उसको। एक मैं बात बताऊं जो मुझे चेंज महसूस हो रहा है, जो आपके पहले गाने थे ना, उसमें कहीं एक खुशी और एक वो एलिमेंट आता था। ये थोड़ा मेलनकॉलिक। इस गाने में थोड़ा सा एक दुख और वो वाली चीज़। क्या आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आए हैं कि जब वो उस वक्त आप, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे होते हैं ना वो अक्कासी होती है आपके अंदर पर्सनालिटी की। सो कुछ ऐसा हुआ है ज़िंदगी में? आई थिंक पहले भी ऐसा नहीं था कि पेनफुल मोमेंट्स नहीं थे, लेकिन शायद आप उसको ना उसकी गहराई के अंदर जाके नहीं देखते थे। आप ऊपर शैलो सरफेस के ऊपर ही रखते थे। अब आप फील ज़्यादा करते हैं। अब जिंदगी की उतार चढ़ाव में ना आप डेप्थ के अंदर जब जाते हैं ना, तो फिर चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं। और फिर लोगों के आसपास का माहौल भी आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो हमारे तो आसपास का माहौल जो है ना, वो फिर काफ़ी उस तरह से एक क्योस ही है, उसमें है सैडनेस हर एक की। और मेरी है नेचर एम्पैथेटिक हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एम्पैथी। किसी और का भी होता है तो आप अपने मुझे लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल सवार कर लेती हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी तरह फिर रीच आउट करके उसको हेल्प आउट करूँ, या मेरे कुछ अल्फाज से ही कोई जो है ना किसी की हीलिंग हो जाए। तो वो मेरी साइकोलॉजी भी काम आती है उसमें, लेकिन अपनी नेचर भी है। साइकोलॉजी पढ़ी आप? हाँ, MSc किया उसमें। तो बस उसमें मुझे और पढ़ी लिखी सिंगर। तो बस आई थिंक इन डेप्थ जब आप लोगों की इश्यूज को देखते हैं, अपने इश्यूज को अपने से निकल के भी इंसान लोगों को भी देखता है ना। किसी की जिंदगी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं फूलों का गुलदस्ता सारा वक्त तो नहीं ना रहती वो फिर। अच्छा, मैं ये हैरान हुई जब आपने सलोन शुरू किया कि बिल्कुल डिफरेंट सिंगिंग से सलोन की तरफ, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। थोड़ी क्या पहनने ओढ़ने का या सजने संवरने का शौक आपको था? मेकअप का तो मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक था। और मतलब एक पैशन की हद तक, और वो मुझे शौक मेरा डेवलप भी हो गया, क्योंकि अगर मैं टूर ट्रिप्स पे जाती थी तो जाहिर है मेरे साथ मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं साथ हर जगह पे जाते। कई जगहों के ऊपर ऐसे आई वाज पुट ऑन द स्पॉट कि अच्छा अब मैं क्या, मुझे तो खुद ही मेकअप करना पड़ेगा। और फिर पूरी दुनिया के मेकअप्स का आपको पता होगा ना? पता था, यहाँ से ये मिलता है, वहाँ से ये चीज़ ये है। बहुत सारी जगहों के ऊपर गई हूँ, तो वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हर एक के साथ मैंने काम किया। पाकिस्तान में जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने मेरे मुंह पे मेकअप ऑलमोस्ट किया है। जो टॉप मोस्ट कौन है आपकी फेवरेट? देखो मेरे काफ़ी सारे 4-5 बता दें कौन है। नबीला इज़ वेरी गुड, एंड साइमा बारफ्रेड, यस, तारिक अमीन। ये इन सब ने आपका इन तीनों ने मेरा बिल्कुल बहुत ज़्यादा, सैम ने, साइमा ने तो काफ़ी ज़्यादा मेकअप किया। तो मैंने बहुत ज़्यादा इन सब से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो पिक की हैं। तो मुझे इसका एक खप था, तो बस मैंने 10 साल पहले सोचे, 10 साल गुजर गए हैं। हाय हाय, बल्कि 11वां साल जा रहा है। तो इसका मतलब आप मेरे पास 10 साल पहले आई जी, तकरीबन 11 साल हो गए। हाँ, ओह माय गॉड, यस, माशाल्लाह। और अब मेरी बहुत लंबी, और मेरी फ्रेंचाइजेस भी हो गई हैं इतनी सारी माशाल्लाह। दो फैसलाबाद में हैं जो आयशा राना चला रही हैं। बहुत अच्छी फ्रेंचाइजेस हैं, बहुत मेहनत के साथ काम कर रही हैं।
तो पहले एक बनाई उन्होंने, फिर उन्होंने दूसरी बना ली वहाँ पे एक ही सिटी के अंदर। फिर एक सरगोदा में है, एक सियालकोट में है, और अभी मैंने रिसेंटली मीरपुर में की है, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। माशाल्लाह, वहाँ से तो कनेक्शन है ना भाई, बहुत ज़्यादा। तो अच्छा, आप कराची का कब नंबर आ रहा है भाई? अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के फ्रेंचाइजेज इंशाल्लाह। हाँ, जो interested हो आपसे पूरे contact। पाकिस्तान में करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे प्रेफरेंस ये है कि ब्यूटिशन अगर खुद से कांटेक्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। अच्छा, आपकी क्या वो कहते हैं ना कि आप मेकअप, स्किन केयर रूटीन? मेकअप एंड हेयर और स्किन, हमारा स्किन डिपार्टमेंट भी, खैर मेरा जो हेड ऑफिस है। आपकी स्पेशलिटी क्या है? मतलब आप जो हैं Hair वो and किस चीज़ makeup। में? हेयर एंड मेकअप में अधिक अच्छे हैं। तो वो ब्राइड्स वगैरह तैयार कर लेती हैं? मैं नहीं करती, मैं तो लड़कियों को ट्रेनिंग करती हूँ। अच्छा। एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग करवाती हूँ, फ्रेंचाइजेस की ट्रेनिंग करवाती हूँ, जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उनकी ट्रेनिंग्स करती हूँ। बट ये है कि मैं अगर ब्राइड्स बनाने बैठ जाऊंगी तो ड्रामे में काम म्यूजिक और ड्रामा कौन करेगा? अच्छा, खुद के लिए, अपने लिए क्या करती हैं? अपने बालों के लिए क्या करती हैं? अपनी स्किन के लिए क्या करती हैं? कैसे अपना ख्याल करती हैं? और वैसे तो आप यंग हैं, लेकिन और भी ज्यादा यंग नजर आती हैं। सब परेशान हो जाते हैं कि ओह माय गॉड। वैसे बेसिक टोटके हैं मेरे। सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ। मतलब कितने अर्से से पी रही हैं? बहुत सालों से। अच्छा, बहुत सालों से एक आदत है मेरी। सुबह उठती गरम पानी। मैंने एक केटल अपने बेड साइड पे रखी हुई होती है, यानी मेरे रूम में होती है वो केटल और पानी। तो मैं सुबह उठते साथ ही उस केटल को ऑन करती हूँ, और ताकि अपनी चीज़ें ना आप लोगों को अपनी रेंज में रखनी चाहिए। ये नहीं कि आप किचन में जाएं उठ के और आपको सुस्ती हो जाती है आपको। आप अपने रूम में वो चीज़ें रखें। रूम में मैंने योगा मैट रखा हुआ होता है। अच्छा, मिरर। योगा करती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल करती हूँ। स्ट्रेचिंग, योगा, या मैं एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट मुझे 20 साल हो गए हैं करते हुए। अच्छा। लेकिन योगा और स्ट्रेचिंग जो है ना, वो मैं तकरीबन 10-12 साल कभी भी जरा सा भी वेट पुट ऑन करते हुए नहीं देखा। मतलब लाइक टस से मस नहीं हुए। एक टिप दूं मैं सब खवातीन को? बताएं। सुबह के टाइम जब आप सो के उठते हैं, ठीक है, आप बेड पे ही हैं, लगेगा बहुत अजीब सा, खासतौर पे जो मैरिड होंगी तो उनके लिए बहुत अजीब सा होगा, लेकिन आप जिस तरह ये बेड है ना, आप बेड पे अपना सर जो है ना वो नीचे कर लें। ओके, ठीक है, सर नीचे कर लें, और आपका जो ब्लड फ्लो होगा ना वो आपके फेस पे आएगा, आपके बालों में आएगा, और फिर उसके बाद आप लेटे लेटे अपने बालों को मसाज करें, अपने फेस को अपलिफ्ट करें, प्रॉपर अपलिफ्ट करें, अपनी आईज की जो वाटर रिटेंशन है उसको वो करें, और उसी तरह उसी पोजीशन में, एंड डू इट फॉर 5 मिनट्स, गुड 5 मिनट्स इफ नॉट मोर। तो उसमें क्या है कि आपका ओरिजिनल जो आपका जेन्युइन कोलेजन है ना, वो आपके फेस के ऊपर ग्लो भी लाएगा, आपके फेस के ऊपर कोलेजन डेवलप भी होगा, आपके बाल जो हैं वो उगना शुरू हो जाएंगे। ऑनेस्टली आई मीन, बाकी के और ये आप करती हैं? ही मैं करती हूँ अपने, मतलब लाइक जी मैं बिल्कुल ज़रूर, इफ़ नॉट एवरी डे, एवरी सेकंड थर्ड डे ज़रूर करती हूँ। अच्छा, मतलब अभी आजकल हदीका कौन सी बेस यूज़ करती हैं? कौन सी सूट करती है आपको? यार मैं 2-3 बेसिस इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं एक YSL की इस्तेमाल कर रही हूँ, और Maybelline में 2 मिक्स करके कर लेती हूँ। कभी कभी मैं जो थी वो उसकी भी कर रही थी, Estee Lauder की भी कर रही थी, वो भी मिक्स करके बहुत अच्छी उसकी बनती है। लेकिन मेरी बेस लगाने के तरीके में ना, मैं पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ मेकअप करते हुए, या स्प्रे मैं करती अपने मुंह के ऊपर स्प्लैशेस मारती रहती हूँ पानी के। उससे क्या, और मैं अपनी उंगलियों से ड्रामे का मेकअप खुद करती हैं? मैं खुद करती हूँ। यही वाली बेसिस यूज करती हैं? यस। और किसकी फैन है आप? कौन से आई शेडोज ऐसे हैं जिसके आप फैन हैं? कॉन्ट्रो लूज पाउडर जो है वो लॉरा मसिया का, वो इट्स रियली नाइस, वो ट्रांसलूसेंट, वो बहुत अच्छा उसके ऊपर जाता है आपके। और वो भी मैं पाउडर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करती हूँ, वो करके उसके बाद हल्का सा डैप कर लेती हूँ मैं अपने फेस को ब्यूटी ब्लेंडर से, तो वो बड़ा नेचुरल और उसकी लुक आती है। और हुदा फैन है आप या मैक फैन है आई शेडोज में? नहीं, आई थिंक दोनों ही अच्छे हैं। रेवोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, उसके पिगमेंट बहुत अच्छे हैं। अच्छा। एस्टी लॉडर का पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। मुझे तो कहीं से कोई भी चीज़ मिल जाए मैं उसको फौरन कर लेती हूँ। आई मेकअप फिंगर से करती हूँ? उंगलियों से भी कर लेती हूँ, और ब्रशेस से, ब्लेंडिंग ब्रशेस से भी कर लेती हूँ। कितना टाइम चाहिए होता है आपको मेकअप के लिए? 15 मिनट्स। 15 मिनट फॉर मेकअप? और हेयर खुद कर लेती हैं, ब्लो ड्राई वगैरह? कर लेती हूँ, लेकिन मेकअप में ज़्यादा मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। और 15 to 20 मिनट्स। और अगर मेरा आर्म वाला मेकअप है तो वो तो मैं 5 to 7 मिनट्स। ड्रामे के कपड़े आपने खुद किए हुए?
दोबारा के हाँ। बिल्कुल 70-80%। बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं आप। खुद ही से स्टिच करवाए हैं। मेरी एक आंटी मक्सी हैं, वो बस वो मेरी आंटी मक्सी जो है ना, वो मैं कहती हूँ आप यू आर माय सेवियर। तो उनको बस फोन करती हूँ, मुझे स्टाइलिश अच्छे कलर्स यूज मुझे 2 दिन का मार्जिन बस वो हाँ। और 1 दिन के मार्जिन पे भी बना के दे देती हैं। लेकिन स्टाइल मुझे बताना पड़ता है कि ऐसा बनाना है। ऐसा अच्छा भाई, अभी ब्रेक के बाद जब मैं वापस अभी मैंने हुमा अदनान अभी बहुत अच्छे पहने हैं, ये भी मुझे बड़ा क्राफ्ट स्टोरीज। यस। हाँ। अब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी ना, तो मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि अधिका का कौन फेवरेट है, क्या खाने में क्या पसंद है, ये सब चीजें भी तो पता होना। स्लैम बुक खोलेगी एक, मुझे ठीक है ना, फंसाओ अभी ब्रेक तुम। के हाँ, बाद। हाँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मिले हैं बड़े सालों बाद, 11 साल बाद। अधिका कियानी का मैं इंटरव्यू करी हूँ, मुझे आज मौका मिला है। मुझे लोग तुम्हारे साथ भी मिलाते हैं, है ना, मुझे भी कहते हैं, और सुनीता के साथ भी। सुनीता, मतलब हम तीनों की बहनें बिछड़ी हुई हैं, कोई होती नहीं, 7 शक्लें एक जैसी होती, कहते बिल्कुल। हैं। सुनीता मार्शल के साथ शकीन अभी मैं नहीं ड्रामा मिलने। कर रही हूँ ना, हाँ। पिंजरा फॉर ARY, अभी वो आएगा। बस इंतजार में है, फिर आप प्रमोशन के लिए आएंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। अच्छा भाई, मैंने आपकी पसंद नापसंद तो पूछी नहीं। पूछ लें। खाती पीती क्या है, क्या सूंघती हैं या फूडी हैं? नहीं, फूडी हूँ मैं। फूडी क्यों, मुझे अच्छा, देसी, पकाने का भी अंग्रेजी। शौक है, ओए होए। सुरीले खाने का भी शौक है, आहा। फुल लाहौरी खाबे खाने का भी शौक है मुझे। फुल देसी पसंद है यार। जस्ट लाइक म्यूजिक, मैं देसी भी खा लेती हूँ, Variety चाहिए। थाई भी, हाँ। चाइनीज भी, पका भी हर लेती तरह हैं? का पका भी लेती हूँ। ओहो, नादे को खूब पका पका के खिलाए हैं? नादे तो पका के खिला के काफी उसको मैंने फैला दिया। फिर उसके बाद अब उसको खुद होश आई है, वो खुद जिम जा रहा है, और इतना माशाल्लाह हेल्थ कॉन्शियस हुआ हुआ है। अब सही हो गया है वो? ऐसे वो मुझे बता रहा होता है कि मामा प्लीज स्टॉप इट, ना ये खाएं अब आप इस तरह की चीजें। तो हाँ बिल्कुल, वो पूरा मेरा मॉनिटर है। क्या बात है। आइए स्क्रीन पे भी मुझे कोई सूप्स पसंद है, सैलेड्स पसंद है, मुझे दाल चावल पसंद है, मेरा मतलब ऑल टाइम और फेवरेट। वो अचार वाली बंदी है आप, या फीका खाना थोड़ा? नहीं, अचार नहीं। अचार नहीं, चटोरी नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं, चटखोरी नहीं हूँ उस तरह से, बट लेकिन खाने का शौक। यस। यस। ओके जी, दिखाइए। Oh my God. फेवरेट फीमेल सिंगर? मेरी लड़ाई करवा देंगी आप। आयमा है और मोमिना मुस्तहसन। भाई किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई होता है। कोई गाना मुझे इसका आयमा का पसंद है, कोई मोमिना का मुझे तो दोनों बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तभी तो हमने टॉप निकाली है। मोमिना इज अ ब्यूटीफुल सोल एंड सो इज आयमा, आई एम श्योर। मुझे मोमिना की ना पिक ऑफ, यानी जो उसकी सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, और इसके गाने मैं सुनती हूँ। जो इन्होंने कोक स्टूडियो में भी गाए हुए हैं, वैसे भी गाए हुए हैं। और आयमा जो है वो, मैं डिप्लोमेटिक नहीं दे रही जवाब, आयमा की टोन इज ऑसम, ब्यूटीफुल टोन। ज्यादा सुरीली कौन लगती है दोनों में, मोमिना या आयमा? सुरीली तो दोनों ही हैं। फिर भी एज सिंगर आप अगर कंपैरेटिवली अगर कहें कि सुरीली ज्यादा कौन है? किसी का वो भी तो ज्यादा होता है ना, मतलब रियाज ज्यादा होता है दोनों के आयमा की ये बिल्कुल ऐसे, अब मैं ऑनेस्टली जब मैं कहूँ, मैं खैर बहुत बड़ी मिसाल दे रही हूँ, बट 2 सिंगर्स को इस तरह मिलाना कंपैरिजन नहीं है। एक की टोन बहुत सॉफ्ट एंड मेलोडिक स्वीट है, और आयमा की टोन जो है वो एक डिफरेंट डांस नंबर्स के ऊपर चर्पी, उस तरह के गाने जो आप जिसके ऊपर डांस करें, एंजॉय करें, वो शादियों पे गाने चल रहे हैं। चूज नहीं कर पा रही, मैं चूज नहीं कर पा रही, दोनों की टोन्स मुझे पसंद है। हाँ। चलो भाई आगे बढ़ते, मैं क्यों आगे चलें, आगे चलें भाई। नेक्स्ट पूछेंगे, इतने स्लो मोशन चलेंगे तो मेरा तो प्रोग्राम खत्म है। फेवरेट मेल सिंगर? आतिफ असलम एंड साहिर अली बग्गा। देखिए, आतिफ असलम इज माय डेफिनेटली फ्रॉम बोथ ऑफ देम, आतिफ असलम, लेकिन बग्गा इज अ गुड कंपोजर ऑफ कोर्स। यस, ही इज अ सॉलिड कंपोजर। हाँ, बहुत अच्छा। यस। ओके जी, आइए आगे बढ़े। फेवरेट एक्ट्रेस? एक तरफ है इकरा अजीज, दूसरी तरफ है उष्ना शाह। देखिए, एक्ट्रेस तो उष्ना शाह भी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन मैं पर्सनली इकरा को के साथ काम किया, तो इसमें मैं कंपैरिजन भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि आंखें बंद करके इकरा ऑफ कोर्स। ओके जी, आगे बढ़े। फेवरेट मेल एक्टर? एक तरफ है शब्बीर जान, दूसरी तरफ है नुमान एजाज। नुमान एजाज के साथ काम किया ना, वही वाली बात। काम मैंने शब्बीर जान साहब के साथ भी किया इसमें ना, दोबारा में। एक्सेलेंट एक्टर। ये अब मैं कहूँ कि 2 जायंट्स को आप इकट्ठे मिला रहे हैं तो बड़ा ज्यादती हो जाएगी। वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट नुमान एजाज। ओके, आइए जी नेक्स्ट। फेवरेट तो कोई भी हो सकता है ना। फेवरेट म्यूजिशियन?
दोनों शुजा हैदर है और जुल्फी। हाय, दोनों ही बहुत सोलफुल हैं, दोनों बहुत सोलफुल हैं। क्या करें, आंखें बंद करके पुगंग भी पगाई कर ये दें, इन्नी क्या मिन्नी मैना मोर, वो क्या कहते हैं, शिजा मिजा, शिजा इन- मिजा, वो क्या कहते हैं, शिजा शिजा पिज़ा कर दो। आप भी एक तस्वीर हम दोनों खिंचवाएंगे और शिजा पिज़्ज़ा लिख देंगे। शिजा पिज़्ज़ा मिज़ा, और साथ में मैं अपनी साशा बहन को कर दूं तो सारी एक जैसी, सारी क्या कहते हैं ना, मिलके। देखिए हाय, दोनों सोलफुल है ना, अब क्या, ये तो गलत है ना। फेवरेट तो फेवरेट होता है ना भाई, क्या कहें, हम म्यूजिशियन हैं तो। जुल्फी। जुल्फी। ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़े। फेवरेट हेयर स्टाइल, छोटा या लंबे बाल? छोटे, शॉर्ट। शॉर्ट। हाँ। हाँ, थोड़े अरसे रखे वैसे आपने मैंने shorts में। शॉर्ट थोड़े अरसे रखे हैं, इतने ही रहे ना लेकिन ज़्यादातर। लेकिन मुझे शॉर्ट पसंद है। शॉर्ट पसंद हाँ, है। उनमें मैं एक्सपेरिमेंट बहुत कर सकती, कलर्स का, चीजें, सब कुछ। और साइमाई से करवाती होंगी कल। हाँ, नहीं, अब तो 10 साल से तो अपने सैलून से करवा रही हूँ। नहीं, पहले हाँ, पहले की बात। पहले सैम से। यस। ओके जी, नेक्स्ट। फेवरेट ड्रेस, सलवार कमीज देसी या फिर वेस्टर्न? हाय, मुझे तो दोनों ही पसंद हैं। हाँ, मूड के ऊपर डिपेंड मूड पे डिपेंड करता है मेरे। हाँ। मुझे कुर्ते शलवारें अच्छी लगती हैं, और शलवारें प्रॉपर, और कुर्ते घेर मुझे वाली। वो पॉकेट्स वाले पसंद हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस तरह से, उस टाइप के और कपड़े। खुस्सा शुस्सा पहन के, उस हाँ। तरह की मैं मेरा फेवरेट वो है। कपड़े नहीं हैं। तो पजामा टी शर्ट टाइप चीज हाँ। पहन लेती हूँ मैं। हाँ, कंफर्ट ज्यादा चाहिए। कंफर्ट। ओके, नेक्स्ट। अजान तो नहीं है, नादे आजान नहीं नादे है। नादे नादे है भाई, किसका? अजान तो जेबा किसका बच्चा? ऐसा आपने कुछ भी नहीं किसके था कि बच्चे जेबा का नाम? बख्तियार ने आना था और अधिका आ गए। हाय माँ सदके, मुझे तो नादेस हर favorite age। हर एज उसकी फेवरेट है, लेकिन जानू है। लेकिन गोद वाली तो मैं कुर्बान। गोद चली वाली जाऊं। जब नया नया उसने माँ अम्मा सदके, सबसे हाँ। पहला वर्ड याद है क्या बोला हाँ, था? माब्बा। माब्बा। हाँ, तो मुझे पता था कि मामा बाबा। हाँ, मैंने कहा दोनों मामा मुझे बाबा, बोला है। माब्बा। हाँ, I see। बिल्कुल। ओके, खत्म हो गई यार, टाइम भी खत्म हो गया। That was it? मतलब एक और किस बनाओ यार, मतलब मेरा दिल नहीं भरा। अभी तो बहुत सारी बातें थी जो मैंने करनी थी। अगली किस के लिए इंतजार फरमाइए। सुने, आप 11 साल बाद आइए, आप खुदा के वास्ते अगले 11 साल बाद नहीं, इंशाल्लाह पता नहीं जल्दी मैं आऊं- कहाँ हूँ। जल्दी आऊंगी, जल्दी आऊंगी आइएगा इंशाल्लाह। और अपने ड्रामे के साथ आएंगे ना पिंजरा बिल्कुल के साथ। आऊंगी, और आपके शो में मेरा वो चलेगा, सैलून का ना, इंस्टा का क्या हैंडल है आपका? हदीका कियानी सैलून। हाँ, तो वो उस पे हम फॉलो कर लें। उस पे किसी ने फ्रेंचाइज का करना है तो फ्रेंचाइज का वहां से कर लें, SMS का वो मैसेज कर मैसेज DM कर लें। अगर कोई इंटरेस्टेड है हाँ। तो वो उस पे सारी डिटेल मिल जाएगी मेरी, जो फ्रेंचाइज हाँ भाई, मैनेजमेंट। कराची में भी होना चाहिए अधिका। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। ताकि हम वहाँ जा सके ना। वो कह रही है मुझे लाहौर आओ, अब मैंने टिकट कटा हुआ लाहौर आओ। एक्चुअली छोटे जो शहर है ना, हाँ। उनमें मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत जरूरत है तो हैदराबाद, ग्रूमिंग की। हाँ। बिल्कुल, साहिवाल, ओकाड़ा, हाँ। और ये जो जितनी भी जगह है ना, वो बहुत जरूरी है उन जगहों के ऊपर, बहुत गुजरावाला, शेखुपुरा टाइप की, वाह। तो वो वहाँ पे होना चाहिए। जबरदस्त। बाकी मेरी एल्बम आ रही है तो जस्ट, हाँ, आपके शो से ही उसका आगाज हुआ ये है। एक गाना था, थोड़ा सा दुखी टाइप था, हाँ। लेकिन बहुत सोलफुल था, मेलोडिक, मेलंकोलिक था। थोड़ा सा। हाँ, और बाकी गाने किस तरह के साथ? आगे इसी तरह के स्ट्रक्चर के हैं। अच्छा। जरा थोड़े हाँ। से, इसीलिए कह रही हूँ ना, ये जरा इट्स वेरी क्लोज टू माय हर हार्ट। चीज इन है, तेज गाने भी इन है, धीमे गाने भी इन है। इंसान का मूड होता है उसको कब क्या ये सुनना है। इजी लिसनिंग वाले हैं, यानी हाँ। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपकी फ्रेंड्स बैठी हुई हैं, तो आपने लगा दिया अपने आईपॉड पे, स्पॉटिफाई पे, हाँ। आप स्लो सॉफ्ट हल्के मजे की चल। चीजें चलती रहें। मेडिटेट करते हैं ये वाले। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा इसी लगा। तरह शाइन करते रहें, और प्लीज सिंगिंग तो छोड़िएगा ही नहीं बिल्कुल, लेकिन एक्टिंग भी नहीं छोड़िए। एक्टिंग भी सिलेक्टिव करूंगी। हाँ, और अच्छे स्क्रिप्ट जैसे आप चुन रही हैं ना, मजे मजे की चीजें चुन चुन के काम करिए, उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि आपको स्क्रिप्ट सेंस भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। कि आप बहुत जो भी काम करिए वो नजरों में आ रहा है कि ओके, जो भी हदीका ने की एक्टिंग वो नजरों में आ रही है। निदा, कोशिश करती हूँ कि मैं अंदर दिल की आवाज़ सुनूं। तो किसी भी चीज़ में अगर इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनता है ना, हाँ। तो उसमें अगर आप गलत भी डिसीजन लेते हैं ना, तो आप गिल्टी नहीं होते। और आपसे ना थोड़ा सा मुझे थोड़ी ढारस मिल गई है कि हम इस एज में भी
Of लीड रोल कर course, सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, हमने पैटर्न्स चेंज कर दिए हैं। एग्जैक्टली, हमने ट्रेंड बिल्कुल चेंज कर दिया, हम ट्रेंड सेटर हैं। जबरदस्त, एग्जैक्टली, So, मुझे जरूरी ना है। सुकून मिल गया दिल को कि बिल्कुल ठंड में सुकून करें। अभी अभी बहुत है जिंदगी में, बहुत है जिंदगी, हाँ। बाकी अभी माशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, Thank you. आपके आगे एक्टिंग करियर के लिए भी। म्यूजिक में तो आपने एक अपना लोहा मनवा दिया, एक्टिंग में भी लोगों को हैरान कर गई माशाल्लाह। so much. अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के मुंतजर है आपके लिए। आई फील ब्लेस्ड एंड बहुत सारी और आई लव माई फैंस, आई लव माई व्यूअर्स जो मुझे एक्टिंग के थ्रू भी, जो मेरे म्यूजिक को सुन रहे हैं, जो एक्टिंग के थ्रू भी फैंस बन रहे हैं। बस नई God वाली bless them. जनरेशन भी बनती जा रही है ना। बिल्कुल, बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी सबको कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। बहुत तो रिस्क से जो है वो ना घबराएं, ना परेशान। थैंक यू सो ठीक है? मच, ओके, लव यू। लव यू टू। जी, तो ये था आज का शो। मज़ा आया ना, बहुत सारी बातें सीखी, समझी, सुनी। सिर्फ औरतों के लिए नहीं थी ये बातें, मेरे ख्याल से जो उनके करीब उनके मर्द हैं उन्होंने भी अगर सुनी होगी तो ज़रा दिमाग ये खोलिएगा। सोल्स के लिए थी। उनके सोल्स के लिए थी, बिल्कुल। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।